हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज मैं कुछ प्रश्न और उत्तर लेकर आई हूँ, एमसीक्यू के फॉर्म में लेकर आई हूँ। तो इन प्रश्न और उत्तर को हम आज देखेंगे। और आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और बार बार जिनका रिपीटेशन होता है वो प्रश्न मैं आज लेकर आई हूँ आपके सामने, ताकि आप लोग भी ये देख सकें कि जो माइंडसेट होता है एग्जामिनर का वो किस तरह का होता है। ठीक है, तो आज हम शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न उत्तर की। देखिए क्या लिखा हुआ है ये। किस शासक के शासन काल में जावर में चांदी की खान निकल आई। देखो, जावर में चांदी की खान, तो ये किस शासक के शासनकाल में आई थी। तो आप बताइए, क्या ये क्षेत्र सिंह के शासनकाल में आई थी, क्या ये राणा हमीर के शासनकाल में आई थी, क्या ये महाराणा लक्ष्य सिंह के शासनकाल में आई थी, या महाराणा कुंभा के। जरा सोचिए और बताइए किसके शासनकाल में जावर में चांदी की खान आई थी, बताइए आप। देखिए, ना ये क्षेत्र सिंह के शासनकाल में आई थी, ना हमीर के और ना कुंभा के। तो ये किसके शासनकाल में आई है? महाराणा लक्ष्य सिंह के, महाराणा लक्ष्य सिंह के। ठीक है, आगे चले। देखिए, किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया। कौन सा युद्ध था जब चौहानों का पतन हो गया था, बताइए। तराइन का प्रथम युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध था, तराइन का तृतीय युद्ध था, या तराइन का द्वितीय युद्ध था। देखो, चौहानों का जब पतन हुआ था ना, उस वक्त तराइन का दूसरा युद्ध था। तराइन का कौन सा युद्ध था? द्वितीय युद्ध था। और आप कमेंट में मुझे ये बताना कि तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध कब कब हुआ था, उनके सन लिखकर आप बताएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासनकाल में आया था। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं वो भारत में किसके शासनकाल में आए थे। देखिए, ये प्रश्न बार बार बन जाता है, तो अब तो आपको मेरे ख्याल में ये प्रश्न आता ही होगा। तो क्या फिरोज तुगलक के शासनकाल में आए थे, या पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में आए थे, या इल्तुतमिश के शासनकाल में आए थे, या इस्लाम शाह के शासनकाल में आए थे। जल्दी से बताइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासनकाल में आया था। तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किस शासन के काल में हुआ था। चौहानों का सबसे ज्यादा जो विस्तार हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था। देखो, आप सभी जानते हैं कि सभी क्या है, चौहानों से संबंधित है। अब आप बताइए कि किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था। क्या पृथ्वीराज के, क्या वासुदेव के, क्या विग्रहराज चतुर्थ के, या अर्णोराज के, बताइए। जी बिल्कुल, विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में हुआ था। चौहानों का सबसे ज्यादा विस्तार जो हुआ था वो विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, आगे चले। सांभर के चौहानों का संस्थापक है। सांभर के चौहानों का संस्थापक है, कौन होगा? बिल्कुल, वासुदेव जी हैं। कौन है? वासुदेव जी हैं इनके संस्थापक। आप सांभर के चौहान कहो, या यूं कहो नागौर के चौहान, या यूं कहो छत्रपुर के चौहान, या यूं कहो नाडोल के चौहान, सभी ये चौहान क्या है? सेम है। तो इनके जो संस्थापक है वो है वासुदेव चौहान। कौन है? वासुदेव चौहान। किस शासक ने 5 वैद्यशालाओं का निर्माण करवाया था। कौन से थे जिन्होंने 5 वैद्यशालाओं का निर्माण करवाया था। कल जो मैं सीरीज लेकर आई थी आपके पास में प्रश्न उत्तर की, उसमें भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको जरूर पता होगा इसका आंसर क्या है, बताइए। 5 वैद्यशाला, जब 5 वैद्यशाला की बात आ जाएगी कुछ भी सोचना नहीं है, सवाई जय सिंह।
कौन? सवाई जयसिंह। पहली पहली कौन सी? जयपुर। दूसरी, एक सेकेंड जी, पहली देखिए जयपुर, दिल्ली और तीसरी उज्जैन, ठीक है। चौथी वाराणसी, ठीक है। और पांचवी मथुरा, पांचवी मथुरा। ये 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाते हैं सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह करवाते हैं इन 5 वेधशालाओं का निर्माण। सबसे बड़ी जो वेधशाला है वो जयपुर में है। सबसे बड़ी जो वेधशाला है वो कहाँ है? जयपुर में। दिल्ली में जंतर मंतर, ठीक है, जयपुर में भी जंतर मंतर, जयपुर की सबसे बड़ी वेधशाला है। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने ज़्यादा कर दिया है, तो इसको आप याद रखिएगा। बढ़ जाते हैं आगे प्रश्न की तरफ। रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था? जो रणथंभौर के चौहान हैं उनके जो संस्थापक है वो कौन थे? याद कीजिए कौन थे, बताइए। देखिए रणथंभौर के जो चौहान थे ना, उनके संस्थापक थे गोविंदराज। कौन थे? गोविंदराज। रणथंभौर के चौहानों की बात की गई है, याद रखना। ना अहिछत्रपुर है, ना सांभर है, ना नागौर है, कुछ नहीं है। क्या है? रणथंभौर। तो गोविंदराज जी हैं वहां के संस्थापक, याद रखिएगा। आमेर का कौन सा शासक, आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? भाई आमेर का वो कौन सा शासक था जो अकबर के नवरत्नों में से, यानी 9 रत्नों में से क्या थे? एक थे। तो वो थे मानसिंह। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तो आपको रटा होना चाहिए था। मानसिंह होंगे। नवरत्नों में से कौन थे? मानसिंह, जिन्हें अकबर बहुत ज्यादा प्रिय थे, ठीक है। मानसिंह को अकबर अपने पास ही ज्यादा रखते थे, अपने पसंदीदा नवरत्नों में से थे मानसिंह अकबर के, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए, अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई थी? तो बताइए, क्या अधार्मिक नीति अपनाई थी, या सुलह कुल की नीति अपनाई थी, या यूं कहूं धार्मिक नीति, या रिवाजों का आदान प्रदान? तो कौन सी नीति अपनाते हैं राजपूतों के साथ में विवाह करते हुए अकबर? तो वो अपनाते हैं सुलह कुल की नीति, सुलह कुल की नीति, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। चंद्रवरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है। जो चंद्रवरदाई हैं उन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से मानी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता है बार बार। तो बताइए, मध्य एशिया से मानी थी क्या? विशुद्ध भारतीय थे? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा था। सम्मिश्रण जाति? बिल्कुल भी नहीं कहा। ये तीनों तो बिल्कुल गलत है, ऐसा तो शब्द इन्होंने यूज ही नहीं किया था। तो चंद्रवरदाई राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं अग्नि कुंड से। कहाँ से मानते हैं? अग्नि कुंड से मानते हैं, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। अग्नि कुंड से चंद्रवरदाई मानते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखिए, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। जो प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्या कहलाता है? बताइए आप लोग, क्या कहलाता होगा? कुषाण काल कहलाता है, गुप्त काल कहलाता है, हर्यक काल कहलाता है, या मौर्य काल कहलाता है? देखिए, प्राचीन भारत का जो स्वर्ण युग है वो कहलाता है गुप्त काल। क्या कहलाता है? गुप्त काल कहलाता है, याद रखिएगा इसको। आगे देख लेते हैं। किस नगर को प्राचीन काल में अहिछत्रपुर के नाम से भी जाना जाता है? बात ऊपर कर ही ली थी, थोड़ा सा अगर आपको याद है मैंने क्या बोला था तो आपको पता भी लग जाएगा आंसर। किस नगर को प्राचीन काल में अहिछत्रपुर के नाम से भी जाना जाता है? बताइए। क्या मैंने जालोर बोला था वहां पे? नहीं। मारवाड़ बोला था? याद कीजिए, अभी शायद 5 मिनट भी क्यों, 2 मिनट पहले बात की है। झालावाड़ बोला था? बिल्कुल भी नहीं। क्या बोला था मैंने? नागौर। क्या बोला था मैंने? नागौर। तो अहिछत्रपुर के नाम से किसको जानते हैं? नागौर को भी जाना जाता है, याद रखिएगा, भूलना मत प्लीज। देखिए 13 देख लो। मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी
18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948, ये याद रखना, फैक्ट है। आगे देख लो, वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? जो आज का राजस्थान है वो कब आया था अस्तित्व में, बताइए। 1 नवंबर 1956 को। कब आया था? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर। ये देखिए, बार बार आते हैं ये प्रश्न, मैं इसीलिए कलेक्शन में इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं। आप अगर इतने भी क्वेश्चन कर लेते हैं ना तो आप काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे। तो इतने भी आप ध्यान से सुनिए, और बहुत तेज़ स्पीड में मैं नहीं बोलूँगी, आराम से सुनिए, इत्मीनान के साथ में चारों आंसर पढ़िए। ठीक है। चेतावनी राज चुंगटिया किसकी रचना है? बताइए, आपको अच्छे से पता होगा। चेतावनी राज चुंगटिया बहुत बार आ चुका है, बहुत बार। किसकी है? देखिए, केसरी सिंह बारहट की है। किसकी है? केसरी सिंह बारहट की है। भूलना मत। आगे चल देते हैं। बिजोलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बिजोलिया के कृषक किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था बताइए? विजय सिंह पथिक ने किया था। किन्होंने किया था? विजय सिंह पथिक ने किया था बिजोलिया के कृषक आंदोलन का नेतृत्व। याद रहेगा। आगे चल देते हैं। ये देखिए, कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? तो आप याद बताओ कौन सा हो सकता है इसका? 17 का बताओ सोच के फटाफट से। क्या ब्लैक था? शॉवर्स था? नहीं। बर्टन थे? या इनमें से कोई नहीं? भाई इनमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन चला ही जाता है। कोई एक है तो बताइए कौन से हैं? देखिए, बर्टन है। कौन है? बर्टन है। कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? तो बर्टन की कर दी थी। याद रखिएगा। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखो, सभी लोग कोट, जो भी लोग कोट पहनते हैं, कोट में क्या होता है? देखिए, कोट में क्या होता है? बटन होता है। कोट में क्या होता है? बटन होता है। ठीक है। तो कोटा और बर्टन इस तरह से याद कर लेना। कोट से कोटा, बटन से बर्टन, ऐसे याद रख लोगे, याद रहेगा। अगली बार जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप टिक लगा के आएंगे बर्टन को। ठीक है, याद रखिएगा। कोटा और बर्टन, यानी कोट में क्या होते हैं? बटन होते हैं। कोट में क्या होते हैं? बटन होते हैं। इसी छोटी ट्रिक के साथ में आप इसको, प्रश्न को याद रखिएगा। आगे चल देते हैं। औवा में किस पॉलिटिकल एजेंट का वध कर दिया गया था? औवा में याद होगा आपको किसका किया गया था? थोड़ा और सोचिए। देखिए, बर्टन का किया था क्या? नहीं, बर्टन का तो कोटा में हुआ है। शावर्स का? बिल्कुल भी नहीं, शावर्स का मेवाड़ में हुआ है। तो किसका हुआ होगा? सोचिए। क्या मैक मॉसन है? क्या ब्लैक है? कौन है? बताइए। देखिए, इसका हो जाएगा मैक मैसन। ठीक है, मैक मैसन हो जाएगा, GH मैक मैसन। औवा में ये जो पॉलिटिकल एजेंट थे इनका वध किया गया था मैक मैसन में। ठीक है। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये 1857 क्रांति जो है हमारा टॉपिक, उसमें से है ये। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो हुई थी नसीराबाद से। कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत। याद रहेगा। चलिए, किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी? किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी? तो करौली से। करौली से सबसे पहले अंग्रेजों ने संधि की थी। याद रहेगा। चलें आगे। देखिए, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? पृथ्वीराज रासो की रचना कौन करते हैं? क्या कान्हड़ देव करते हैं? कौन करते हैं? नैन्सी करते हैं? नहीं। तो कौन करते हैं? चंद्रवरदाई। कौन करते हैं? चंद्रवरदाई। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई का जन्म भी एक ही दिन हुआ था और इनकी मृत्यु भी एक ही दिन हुई थी, ऐसा कहा जाता है। तो जनश्रुति है ये कि एक ही दिन इनका जन्म होता है और एक ही दिन ये मरते भी हैं। और इन्हीं के दरबारी कवि भी ये रहे हैं, चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि भी थे वो चंद्रवरदाई ही थे। और घनिष्ठ मित्र कहूँ तो घनिष्ठ मित्र भी थे ये उनके, पृथ्वीराज चौहान के।
ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो की रचना कौन करते हैं? चंद्रवरदाई करते हैं। याद रहेगा, बिल्कुल याद रखना है इसको। आगे चल देते हैं। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? श्यामल दास को कहा जाता है, गौरीशंकर ओझा को कहा जाता है, सूर्यमल मिश्रण को, या मुहणोत नैन्सी को कहा जाता है? बताइए, आप थोड़ा सोचिए, 2 मिनट का पॉज लीजिए और फिर बताइए। देखिए, राजस्थान का जो अबुल फजल है वो मुहणोत नैन्सी को कहा जाता है। किसको कहते हैं? मुहणोत नैन्सी को कहते हैं। याद रहेगा। चलें आगे। चलिए, बहुत अच्छे प्रश्न लेकर आई हूँ और इससे आपकी रिवीजन भी होगी। कान्हड़ देव प्रबंध की रचना किसने की थी? कान्हड़ देव प्रबंध की रचना किसने की थी? किसने की थी? कुंभा ने की थी? नहीं। कौन करते हैं? बताइए कौन करते हैं? सोचिए, आप जरा सोचिए। देखो, मुहणोत नैन्सी भी नहीं करते, हमीर भी नहीं करते, कुंभा भी नहीं करते, पद्मनाथ। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चल देते हैं। 24 पर आ चुके हैं। पन्ना धाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार की रक्षा की थी? पन्ना धाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार की रक्षा की थी? तो की थी उदय सिंह की। किसकी की थी? उदय सिंह की। ठीक है, आगे चल देते हैं। ये देखिए, एकलिंग महात्म्य का लेखक कौन है? एकलिंग महात्म्य का लेखक कौन है? बताइए कौन हो सकते हैं? अगर आपको ध्यान आ रहा है तो जल्दी से बता दीजिए। सांगा? बिल्कुल भी नहीं। सांगा कैसे हो जाएंगे? महाराणा प्रताप होंगे क्या? नहीं। चंद्रवरदाई होंगे? नहीं। तो होंगे कौन? महाराणा कुंभा। कौन होंगे? महाराणा कुंभा। चलें आगे। राजस्थान में विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? राजस्थान में विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में है, भरतपुर में है, जोधपुर में है, या चित्तौड़गढ़ में है? बताइए कहाँ हो सकता है विजय स्तंभ? तो विजय स्तंभ जो स्थित है वो है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है विजय स्तंभ। याद रहेगा। चलिए आगे चल देते हैं। राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो वो भी है चित्तौड़गढ़ में। देखिए, पहले हमने बात की थी विजय स्तंभ की, ये देखिए, और अब हमने बात की है कीर्ति स्तंभ की। तो कहाँ पर है ये? चित्तौड़गढ़ में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। किस शासक ने कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? कौन से शासक थे जिन्होंने कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों का निर्माण करवाया था? तो कौन से थे? कान्हड़ देव थे, या राणा सांगा थे, या राणा लाखा थे, या राणा कुंभा थे? बताइए। देखिए, देखते ही समझ जाना चाहिए था, राणा कुंभा थे। बहुत आसान प्रश्न है, बार बार आने वाला प्रश्न है, तो ये वैसे ही छपा हुआ होगा विद्यार्थियों के। तो ठीक है, राणा कुंभा। चलिए आगे देख लेते हैं। राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है? कौन से मंदिर? रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। क्या बाड़मेर में है, क्या पाली में है, क्या झालावाड़ में है, या जोधपुर में है? बताइए। देखिए, जोधपुर गया, झालावाड़ गया। अब बताइए, ए और बी में से बता दीजिए आप। इतनी हिट तो मैंने आपको दे ही दी, अब आप बताइए मेरे को किस में है। देखिए, रणकपुर के जो जैन मंदिर है ना, वो पाली में स्थित है। कहाँ पर है? पाली में स्थित है रणकपुर के जैन मंदिर। याद रखना, रणकपुर के जैन मंदिर पाली में स्थित हैं। इतनी बातें याद रहेंगी। आगे बढ़ूं? ये देखिए, कितना प्यारा क्वेश्चन है। अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? बताइए। पृथ्वीराज करवाते हैं, क्या अमर सिंह करवाते हैं? अमर सिंह। अर्णोराज करवाते हैं? कौन करवाते हैं? चले आप इनमें से बता दीजिए कौन करवाते होंगे। देखिए, अजय राज करवाते हैं। कौन करवाते हैं? अजय राज करवाते हैं अजमेर नगर की स्थापना। याद रहेगा, अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? अजय राज ने की थी। आगे चले। चलो, मोहम्मद गौरी की पराजय का वर्णन किस कवि ने किया है? मोहम्मद गौरी की पराजय का वर्णन किस कवि ने किया है? बताइए। क्या अमीर खुसरो ने किया था, क्या उत्बीने ने, या चंद्रप्रदाई ने, या मिराज ने? देखिए, माँ आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है।
देखिए मोहम्मद गौरी, और आपको पता ही है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, याद है ना, युद्ध। और मैंने आपको लिखने के लिए भी बोला है कि आप कमेंट में लिखेंगे उसका सन। चलिए, तो क्या हुआ था उसमें, क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा इसका? मोहम्मद गौरी की पराजय का वर्णन कौन करते होंगे? अब जब मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान का, तो कौन रहे होंगे आप खुद ही सोचिए। बिल्कुल उनके दरबारी कवि रहे होंगे चंद्रवरदाई। कौन रहे होंगे? चंद्रवरदाई। और मोहम्मद गौरी की पराजय का वर्णन वो इसमें कर देते हैं, और अपने जो उनके खुद के राजा हैं पृथ्वीराज चौहान, उनकी वो क्या कर देते हैं? प्रशंसा। तो चंद्रवरदाई ने किया था इनका वर्णन, याद रहेगा। इस तरह से आप एक क्वेश्चन से ना लिंक जोड़ जोड़ के प्रश्न भी कर सकते हैं, घबराइए मत, सब कुछ अच्छा होगा। देखिए, किस प्राचीन ग्रंथ में बैराठ का उल्लेख मिलता है? किस प्राचीन ग्रंथ में बैराठ का उल्लेख मिलता है, बताइए। अर्थशास्त्र में मिलता है, महाभारत में मिलता है, पुराण में, या रामायण में? देखिए बैराठ, अगर आपने अभी लॉकडाउन के दौरान महाभारत या रामायण अगर देखी थी, वैसे मुझे लगता है बहुत लोगों ने देखी होगी महाभारत और रामायण, और उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आ रही होगी, कॉन्सेप्ट जो थे क्लियर होते भी जा रहे होंगे। तो बैराठ का उल्लेख कहाँ मिला था? तो देखिए याद कीजिए, बैराठ का उल्लेख हमें महाभारत में मिला था। कहाँ मिला था? महाभारत में मिला था। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलें। देखिए, राजस्थान में किस नदी के किनारे पर कालीबंगा के अवशेष मिले? कालीबंगा की बात है। किस नदी के किनारे? क्या लूनी, क्या चंबल, क्या बनास? नहीं, तो किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा के अवशेष मिले हैं। घग्गर कालीबंगा, घग्गर कालीबंगा, याद रखना। चलें आगे। चित्तौड़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जो चित्तौड़ का दुर्ग है उसका निर्माण कौन करवाते हैं, बताइए। बप्पा रावल करवाते हैं, या चित्रांगन, या फिर राणा सांगा, या राणा कुंभा? कौन करवाएंगे? तो देखिए चित्तौड़गढ़ का निर्माण चित्रांग मौर्य इन्होंने करवाया था चित्तौड़गढ़ का निर्माण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ के किस शासक को भीष्म पितामह कहा जाता है? मेवाड़ के वो कौन से शासक हैं जिन्हें भीष्म पितामह कहा जाता है? किन्हें कहा जाता है? राणा सांगा को, राणा कुंभा को, राणा हमीर को, या चुंडा को? देखो भीष्म पितामह कहा जाता है चुंडा को। किसे कहा जाता है? चुंडा को कहा जाता है, चुंडा को। ये थोड़ा सा पास पास हो गया, स्पेस नहीं आया ना इसमें, तो आप समझना ये क्या है? चुंडा को कहा जाता है भीष्म पितामह। ठीक है, आज मैं आपके सामने 35 प्रश्न लाई हूँ, और आगे मैं आपके सामने और भी प्रश्न लेकर आऊँगी, तो तब तक बने रहिए। और ये प्रश्न वे थे जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो कम से कम इन प्रश्नों को जो मैं करवा रही हूँ उन प्रश्नों को आप दिमाग में अच्छे से बैठा के रखिए। चलिए, धन्यवाद। कल मिलती हूँ एक नई सी वीडियो के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और सेशंस अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।